प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत या इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंतर्गत हम पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन कर रहे हैं सेक्शन सी में। और इसी के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो में हम पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय का अर्थ क्या है। प्राचीन काल में सरकार कम से कम हस्तक्षेप रखती थी सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंदर, और प्रत्येक व्यक्ति के स्वहित में ही राष्ट्रीय हित की मान्यता निहित थी। लाइसेंस फेयर की ये नीति कहलाती थी, अहस्तक्षेप की नीति। और इस शताब्दी, जो पिछली शताब्दी थी, इसके 1930 तक के दशक के अंदर सार्वजनिक व्यय का अधिक महत्व नहीं था, जब तक कि केन्स का सिद्धांत नहीं आया था। राज्य की सार्वजनिक वित्त से संबंधित आय और व्यय की जो क्रियाएं थीं, उसके अंदर सार्वजनिक आय पर ही अधिक महत्व दिया जाता था, या हम यूँ कह सकते हैं कि आय पक्ष पर ही अधिक ध्यान दिया जाता था। पिछले वीडियोस में हमने पब्लिक रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था, या सार्वजनिक आय या सार्वजनिक आगम इसे कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। वो क्या था? वो आय पक्ष था सार्वजनिक वित्त का, अर्थात सरकार के आय व्यय से संबंधी या वित्त से संबंधी क्रियाओं में से आय पक्ष था वो, जिसमें हमने देखा था करों से आय प्राप्त होती है और करों के अतिरिक्त करेत्तर आय सरकार को प्राप्त होती है। इसी पर ध्यान प्रारंभ में दिया जाता था, और व्यय पक्ष उपेक्षित रहता था, क्योंकि सरकार के जो कार्य थे वो बहुत सीमित थे। उस समय सिर्फ आंतरिक शांति व विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करना, यहीं तक राज्य के कार्य सीमित थे। परंतु आज का युग है वो कल्याणकारी राज्य का युग है। आज कल्याणकारी सरकारें हैं। राज्य का हस्तक्षेप लोगों के कल्याण के लिए प्रारंभ हुआ, और आज वर्तमान में राज्य का हस्तक्षेप एवं इसके कार्य क्षेत्र में इतना विस्तार हुआ है कि वह वाणिज्यिक कार्य भी करने लगी है, बिजनेस के कार्य या कमर्शियल कार्य भी करने लगी है। रक्षा के कार्य तो करती है, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी आक्रमणों से रक्षा या डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी, ये कार्य तो सरकार कर ही रही है। इसके अलावा वाणिज्यिक कार्य भी कर रही है, कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटीज़ भी कर रही है, और राष्ट्र निर्माण के कार्य भी कर रही है। और इन सभी में उद्देश्य एक ही रहता है, अधिकतम कल्याण। लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए यह कार्य सरकारें कर रही हैं। प्राचीन काल में कैसा था? प्राचीन जो स्थिति थी, अर्थात 1930 के दशक तक की स्थिति जो थी, उसमें आर्थिक कल्याण पर ध्यान नहीं देती थी सरकार। और फिर आर्थिक कल्याण पर ध्यान देना प्रारंभ किया जब आर्थिक मंदी आ गई, महामंदी की स्थिति आ गई 1930 के दशक में। और उसके बाद सरकार ने स्वयं निवेश करना प्रारंभ किया उद्योगों के अंदर। इस तरह से वाणिज्यिक गतिविधियां प्रारंभ हुई। साथ ही जो मंदी से अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, उनको निर्माण करने के लिए राष्ट्र निर्माण के कार्यों में तब
हस्तक्षेप सरकार ने प्रारंभ किया था और इसी के साथ सार्वजनिक व्यय का होना प्रारंभ हो गया था। अब आय के अतिरिक्त साधन जुटाने पड़े और व्यय में सतर्कता बरतनी पड़ी, क्योंकि मंदी की जो स्थिति आ गई थी उसको ठीक करने की स्थिति को हम कहते हैं आर्थिक स्थायित्व। जो मंदी की स्थिति के अंदर मुद्रास्फीति, बेरोजगारी की स्थितियां आ गई थी, उससे उबारना अर्थव्यवस्था को तब आवश्यक हो गया था। और साथ ही अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो देश स्वतंत्र हुए उनके विकास की ओर ध्यान दिया, उन सरकारों ने लोगों के कल्याण की ओर ध्यान दिया। पूर्ण रोजगार जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं थी उनको बनाए रखना चाहती थी पूर्ण रोजगार की स्थिति को, इसलिए मांग बढ़ाकर, उत्पादन बढ़ाकर रोजगार क्रिएट करने के लिए उन्होंने पहल की सरकारों ने। और इस तरह से आर्थिक स्थायित्व, विकास और पूर्ण रोजगार, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा का कार्य भी सरकार का जुड़ा, जैसे बेरोजगारों को भत्ता प्रदान करना, वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना। इस तरह से जो लोग सामाजिक रूप से असुरक्षित हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। विधवा पेंशन होती है। जो व्यक्ति किसी भी तरह से असुरक्षित हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, न्याय प्रदान करना। और आंतरिक शांति व सुरक्षा का कार्य तो पहले ही की तरह जारी रखा सरकारों ने, जिससे कि अधिकतम जनहित हो सके, कल्याण अधिकतम हो सके लोगों का। इसके लिए सरकार ने अपने उत्तरदायित्वों को बढ़ाया और इनके लिए आय के साधन जुटाए और उस आय को बड़ी सतर्कता से व्यय किया गया। यहीं से सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी कि किस प्रकार से जो आय सरकार प्राप्त कर रही है उसको व्यय किया जाए। दूसरी ओर ये भी देखना होता है सरकार को कि जो व्यय है उसके लिए कितनी आय की आवश्यकता है। तो जब कल्याणकारी राज्य की प्रारंभ हुई स्थिति, उस समय कई व्यय ऐसे थे जो सरकार ने आवश्यक समझे। सार्वजनिक व्यय था वो आय से ऊपर हो गया। आय को जितनी प्राथमिकता दी गई थी उससे अधिक प्राथमिकता सार्वजनिक व्यय को दी जाने लगी। मतलब आय के बारे में बाद में सोचा गया कि इतने व्यय के लिए कितनी आय की आवश्यकता है। इस तरह से सार्वजनिक व्यय जो था वह राज्य की क्रियाओं का आदि और अंत दोनों ही माना जाता है। सार्वजनिक व्यय या सभी लोगों के लिए जो सरकार व्यय करती है वह राज्य की क्रियाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ या आदि का मतलब है प्रारंभ, और अंत मतलब उसका क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है जिसको प्राप्त करना है, ये दोनों ही सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आते हैं। आय जो है जिसको पहले सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था कि सरकार आय कैसे प्राप्त करे, उसका स्थान किसने ले लिया? व्यय ने ले लिया। सरकार को निर्धारित कर लेना था, पहले से ही कर लेती थी सरकार निर्धारित कि सार्वजनिक व्यय कितना रहेगा और फिर उसके लिए आय जुटाने के प्रयास किए जाने लगे। पहले ये निश्चित कर लेती है सरकार कि कितने व्यय की आवश्यकता है और फिर उसके लिए आय कहाँ से जुटाई जाए, करों से जुटाई जाए या गैर कर स्रोतों से जुटाई जाए, इसकी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और उसके बाद में जब वो आय जुटा ली जाती है तो आर्थिक कल्याण के लिए सार्वजनिक व्यय किया जाता है और इस तरह से राज्य की क्रियाओं का आदि और अंत दोनों ही सार्वजनिक व्यय को माना जाता है। अब सरकारें कई स्तर की होती हैं,
केंद्र सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है और स्थानीय सरकारें होती हैं, जिनके बारे में पहले भी हमने चर्चा की थी जब हमने सार्वजनिक आय का अध्ययन किया था। तो सार्वजनिक व्यय इन तीनों ही सरकारों द्वारा किया जाता है। कुछ कार्य किए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा, कुछ राज्य या प्रांत की सरकारों द्वारा, और कुछ स्थानीय लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं, ग्रामीण और जिला स्तर, नगरों की और शहरों की और गांवों की जो सरकारें हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला व्यय है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसका अर्थ कैसे बता सकते हैं? सार्वजनिक व्यय केंद्रीय, प्रांतीय या स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाने वाला व्यय है। यह या तो नागरिक सुरक्षा हेतु अथवा लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि हेतु किया जाता है। सार्वजनिक वित्त को और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए अब हम सार्वजनिक व निजी व्यय में अंतर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या मुख्य अंतर है। क्यों अध्ययन आवश्यक है सार्वजनिक व्यय का? निजी व्यय से किस प्रकार से भिन्न है, जिसके लिए हम इसका अलग से अध्ययन करते हैं। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय एवं निजी व्यय में मुख्य अंतर इस प्रकार से हैं। पहला, व्यक्तिगत व्यय या निजी व्यय व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है, जबकि सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय पर नहीं वरन सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता पर निर्भर करता है। हम कितना व्यय कर सकते हैं? एक व्यक्ति, निजी व्यक्ति कितना व्यय कर सकता है? जितनी उसकी आय होती है। इस तरह से व्यक्तिगत व्यय है वो व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है। और जैसा हमने देखा था, सार्वजनिक व्यय पहले निश्चित हो जाता है और उसके बाद सार्वजनिक आय उतनी जुटाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय पर निर्भर नहीं करता है, परंतु सार्वजनिक व्यय तो आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। सरकार ये देखती है कि कितना सार्वजनिक व्यय करने की आवश्यकता है और फिर वह उतना सार्वजनिक व्यय करती है। यह इसमें पहला प्रमुख अंतर है। दूसरा, व्यक्तिगत व्यय पर किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, पर सार्वजनिक व्यय पर अनेक व्यक्ति, संस्था एवं राजनीतिक दलों का प्रभाव पड़ता है। सरकार पर हमेशा ये दबाव रहता है कि वह विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, राजनीतिक दलों की बात सुने और उनके द्वारा जो व्यय की आवश्यकता बताई जाए उसके अनुसार प्रभावित होती है। जैसे यदि विभिन्न व्यक्तियों को आवश्यकता है, विभिन्न संस्थाओं को आवश्यकता है, या राजनीतिक दल किसी विशेष प्रकार के सार्वजनिक व्यय की आशा करते हैं, मांग करते हैं, तो उस स्थिति में सरकार को सार्वजनिक व्यय के निर्णय लेने में उनका प्रभाव मानना पड़ता है। इस तरह से व्यक्ति को यदि खर्च करना है तो उसको, वो स्वतंत्र है स्वयं की आय को किसी भी प्रकार से खर्च करने के लिए। किसी अन्य व्यक्ति या सरकार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, व्यक्ति अपने व्यय के समय मितव्ययता पर ध्यान देता है, पर सरकार अपने व्यय में मितव्ययता पर ध्यान नहीं दे पाती। मितव्ययता का क्या तात्पर्य है? सोच समझकर खर्च करना, फिजूल खर्ची न करना, कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक कार्य कर लेना। व्यक्ति हमेशा अपनी जो गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसको बहुत सोच समझ कर ही खर्च करता है, कम से कम खर्च करना चाहता है। परंतु सरकार के लिए जो आवश्यक व्यय हैं
वो उसको करने ही पड़ते हैं। अनावश्यक व्यय सरकार नहीं करती है और आवश्यक व्यय ही करती है, और इसलिए वह मितव्ययता पर ध्यान नहीं दे पाती है। चौथा, निजी व्यय पर केवल स्वयं व्यक्ति का ही नियंत्रण बना रहता है, जबकि सार्वजनिक व्यय पर संसद, विधानसभा एवं अंकेक्षक का पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद ये निर्धारित करती है केंद्र में, विधानसभा निर्धारित करती है राज्य में, और पूर्ण तरीके से सार्वजनिक व्यय पर ये संस्थाएं नियंत्रण रखती हैं। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण का कार्य जो करते ऑफिसर्स, उनका पूरा नियंत्रण रहता है कि किस प्रकार से सही व्यय किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। पांचवा, व्यक्ति अपना बजट आय के अनुसार बनाता है, जबकि सरकार पहले अपने व्ययों का अनुमान लगाती है तथा फिर उसके अनुसार आय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। जैसे हमने पहले बात की थी कि व्यक्ति जो है वो आय के अनुसार व्यय करते हैं, जबकि सरकार व्यय के अनुसार आय प्राप्त करती है। पहले व्यय का अनुमान लगाती है कि कितना होगा और उसके बाद उतनी आय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। स्रोत हमने देखे थे पिछले वीडियो में कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे सरकार आय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। छठा है, व्यक्ति प्रायः अपनी आय को ऐसी मदों पर व्यय करता है जिनसे उसे कुछ लाभ होता है, परंतु सरकार अनेक ऐसी मदों पर व्यय करती है जिससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। तो व्यक्ति जो है वो लाभ अधिकतमकरण के उद्देश्य से व्यय करता है, जबकि सरकार का लाभ अधिकतमकरण का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है। सातवां, व्यक्ति अपने व्ययों में आसानी से कटौती कर सकता है, किंतु सार्वजनिक व्यय में कटौती करना आसान नहीं होता है, क्योंकि सरकार सिर्फ आवश्यक व्यय ही करती है और पहले से ही अनुमान लगा लेती है कि कितने व्यय करने हैं, और इसलिए उनमें कटौती करना आसान नहीं होता, क्योंकि जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वे प्रभावित हो जाएंगी इससे। व्यक्ति जो है वो अपने व्ययों में कटौती करके और कुछ सुख सुविधाओं में कमी कर सकता है, या उनको पोस्टपोन कर सकता है, या एक सुख सुविधा से दूसरी को बदल सकता है, और इस प्रकार से वह अपने व्ययों को आसानी से व्यय में आसानी से कटौती कर सकता है। आठवां है, व्यक्ति अपने व्यय को ऐसे कार्यों पर खर्च करता है जिनका प्रतिफल शीघ्र ही या थोड़े समय में ही मिल जाता है, जबकि सार्वजनिक व्यय दीर्घकालीन योजनाओं पर भी किया जाता है, क्योंकि सरकार निरंतर चलती रहती है। सरकार बहुत लंबे गोल्स लेकर चलती है, दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर चलती है, और जो उसके व्यय हैं वे चिरकालिक होते हैं, निरंतर करने वाले व्यय होते हैं, क्योंकि वो लगातार बेरोजगारी भत्ता जैसे देने की हमने बात कही थी, पेंशन देने की बात कही, वे सभी लगातार, कुछ लोग रिटायर होते रहेंगे, उनको पेंशन देती रहनी पड़ेगी। कुछ वृद्धावस्था पेंशन दे रही है सरकार, तो देते रहना पड़ेगा ही। निरंतर चलने वाली क्रियाएं हैं। इसके अतिरिक्त विकास के जो कार्य हैं वे भी लगातार करते रहने वाले कार्य हैं। सुरक्षा के कार्य हों, चाहे आंतरिक सुरक्षा चाहे बाह्य सुरक्षा, ये सभी ऐसे कार्य हैं जिनको निरंतर चलते रहना है। इसमें किसी भी तरह से रोक लगाना संभव नहीं है, और जरूरी नहीं है कि निकट भविष्य में इनका प्रतिफल मिले। जैसे रक्षा व्यय जो किया जाता है, वो सरकार नहीं चाहती है कि वो युद्ध में उलझे और इस रक्षा व्यय का कोई प्रतिफल उसको मिले, परंतु फिर भी उसको लगातार ये व्यय करते रहना पड़ता है, और व्यक्ति वही व्यय करता है जिससे उसको प्रतिफल
मिलता है, कुछ लाभ मिलता है। अगला बिंदु है व्यक्तिगत व्यय का प्रभाव स्वयं व्यक्ति या उसके परिवार पर पड़ता है, जबकि सरकार के व्यय का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। सरकार जब कोई व्यय करती है तो उससे पूरा देश प्रभावित होता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका अध्ययन करना। व्यक्तिगत व्यय से बहुत थोड़े से लोगों पर, एक परिवार या व्यक्ति के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसका अध्ययन करने की आवश्यकता इस रूप में नहीं पड़ती है। 10वां है व्यक्ति अपने व्यय से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का अनुमान लगा सकता है, जबकि सार्वजनिक व्यय से समाज को होने वाली उपयोगिता का अनुमान कठिन होता है। ये कैसे बताया जाए कि जो सरकार व्यय कर रही है विभिन्न चीज़ों में, उससे कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी। लगाया जाता है अनुमान, पर ये काफ़ी कठिन होता है कि पूरे देश के लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए इस प्रकार का अनुमान लगाया जाए, जबकि व्यक्ति अपने बजट और अपनी उपयोगिता का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। इसी के साथ हम सार्वजनिक व्यय के भाग प्रथम को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।